यस, वेलकम स्टूडेंट्स। चलो, तो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीवाईक्यू सितंबर 24 का क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीवाईक्यू सितंबर 24 का क्वेश्चन। और आजकल मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक्चुअली में मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। नींद ना पूरी होने की वजह से रात को मतलब डेली मेरे को लगभग दो दो तीन तीन बज जाते हैं सोने में। इस चक्कर में सुबह उठने में लेट हो जाता है। और अभी भी ये लगा लो कि बस मैं तुम्हारी क्लास मतलब 1.5 घंटे की क्लास करके फिर मेरे को भागना है। ठीक है, वो बहुत एक्टिव शेड्यूल चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सितंबर में। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का, शेड्यूल 3 का। इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024। पर्टिकुलर्स डेबिट बैलेंस और पर्टिकुलर्स ये क्रेडिट बैलेंस है। फिगर्स है रुपीज इन थाउजेंड्स में। जैसे आपको फिगर दे रखी है, आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। रुपीज इन थाउजेंड्स में है तो आपको क्वेश्चन भी रुपीज इन थाउजेंड्स में सॉल्व करना है। हालांकि अब तो ये ना, अगर आपको याद हो तो शेड्यूल 3 में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी आ गई। शेड्यूल 3 में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी आ गई है कि राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी है। राउंडिंग आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी है। रुपीज इन थाउजेंड्स में, रुपीज इन लैक्स में, रुपीज इन करोड़ में, वो राउंडिंग ऑफ करना अब मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो नाउ इट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये रिक्वायरमेंट इतनी रेलिवेंट नहीं है। आपको तो जैसे क्वेश्चन में फिगर दे रखी होगी, जिस फॉर्मेट में दे रखी होगी, आपको उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इस शेड्यूल 3 में कुछ थियोरिटिकल चीजें पढ़ना चाहो तो आप एक ना वो टॉपिक पढ़ लेना, करंट असेट्स, करंट एसेट्स वर्सेस नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज वर्सेस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, एक दो तो ये पढ़ लेना। उसके बाद तो देखो, डिस्क्लोजर जो रिक्वायरमेंट है, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको सारी पता होनी चाहिए। उसमें भी कहीं भी कुछ भी केस स्टडी बना सकता है। लेकिन ये दो टॉपिक पढ़ लेना, मतलब अभी तक तो आए नहीं एग्जाम में, लेकिन हाँ, इनमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू वगैरह फॉर्म में कुछ ना कुछ पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो ये तो टॉपिक आप एक बार पढ़ लेना। बाकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी पक्की होनी चाहिए। ठीक है, चलो। मे में मेरे को लग रहा है इसके क्वेश्चन होने के चांस है। मे अटेम्प्ट में मुझे लग रहा है शेड्यूल 3 का क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, आई। लैंड एट कॉस्ट 148, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 520, डेटर्स 65, क्लोजिंग स्टॉक 58, बैंक बैलेंस 14, एडजस्टेड परचेज 226, फैक्ट्री एक्सपेंस 40, एडमिन एक्सपेंस 22, सेलिंग एक्सपेंस 20, डिबेंचर इंटरेस्ट 14। ठीक है, देन इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच 200, 10% डिवेंचर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, पीएनएल दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, सेल्स दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डेब्ट दे रखा है, सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। पहला पॉइंट, ऑन 31 मार्च द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर ऑन 1:2 basis, वन इक्विटी शेयर इशूड एज बोनस फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। ठीक है, वो कह रहा है 31 मार्च को कंपनी ने 1/2 का बोनस निकाला, 1/2 का बोनस निकाला। शेयर्स कितने हैं? अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है। नो एंट्री रिलेटिंग टू दिस हैज बीन मेड। वो कह रहे हैं इसकी अभी तक कोई एंट्री नहीं डाली, बोनस की कोई एंट्री नहीं डाली। तो शेयर्स कितने आ रहे हैं सर? शेयर्स का अगर मैं देखूं तो 20,000 शेयर्स हैं। 200 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 20,000 हो गए ना। 20,000 शेयर है, 1/2 का बोनस है, तो बोनस शेयर्स कितने हो गए? 10,000 शेयर्स। इसकी एंट्री नहीं डाली, इसकी एंट्री नहीं डाली, तो सर डाल देंगे। इसकी एंट्री क्या डालेगी बताना, इसकी एंट्री क्या डालेगी? मतलब एंट्री क्या, इफेक्ट बता दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा इसका, बोनस का? हाँ, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, और हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर आपने शेयर कैपिटल बढ़ा दी तो कम भी तो कुछ करोगे, रिजर्व कम करेंगे। कौन सा रिजर्व कम करूं? देखो, कैपिटल रिजर्व कहां से आ गया? सुनो मेरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो। देखो, पहली प्रेफरेंस होती है सीआरआर की, सीआरआर है ही नहीं।
अब मेरे पास क्वेश्चन में ना जनरल रिजर्व भी है, प्रीमियम भी है। अब बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 के यूजेस में रिकॉल करो, क्या उसमें फुली पेड बोनस शेयर्स की बात है? क्या सेक्शन 52 में फुली पेड बोनस शेयर्स के बारे में लिखा है? आंसर इज लिखा है बिल्कुल। तो पहली प्रेफरेंस मैं जनरल रिजर्व को दे दूं या सिक्योरिटी प्रीमियम को दे दूं? सर पहली प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम को दोगे ना, अमाउंट भी मेरा हो जाएगा काम। क्या मेरा काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 10,000 शेयर है तो 10,000 इंटू 100 करोगे, 1,27,000। पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा ना। हाँ, पूरा नहीं होगा तो प्रीमियम भी कम होगा और रिजर्व भी कम होगा। देखो यहां से भी पता लग गया, अगर आप रिजर्व में से उड़ाते, रिजर्व भी पूरा नहीं है, रिजर्व भी पूरा नहीं है। आपको कितना अमाउंट चाहिए? आपको 1 लाख का अमाउंट चाहिए। यहाँ पर अमाउंट है रिजर्व में 90,000 का और सिक्योरिटी प्रीमियम 27,000 का है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो पहले, फिर जो बैलेंस बचेगा जनरल रिजर्व यूज करो। ध्यान रखना, समझ गया पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं? अरे बोलो। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रेफरेंस पहले मिलेगी। नाउ ऑथराइज कैपिटल दे रखी है आपकी 35,000 शेयर्स की, डाल देंगे। कंपनी ऑन एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर रीवैल्यूड द लैंड एट 245। लैंड कितनी है सर? लैंड है 148 की, 245 पे रीवैल्यू हुआ है, तो जो इंक्रीज आएगा ये कहां जाएगा? ये जो इंक्रीज आएगा ये कहां जाएगा? हाँ बताओ कहां जाएगा? हाँ, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, नाउ द डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड द डिविडेंड एट 10% ऑन 5 अप्रैल 24 एंड ऑल्सो ट्रांसफर्ड प्रॉफिट ऑफ 10% टू द जनरल रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर्स ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 5 अप्रैल को, इसका क्या करना है? हाँ कि सर ये जो डिविडेंड है ये डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है, अभी क्या पेंडिंग है इसमें? गुड, कि सर शेयर होल्डर का अप्रूवल पेंडिंग है। लॉ याद करो, डिविडेंड के सेक्शन, सेक्शन बताओ कौन कौन सेक्शन है डिविडेंड के, कहां से कहां तक की सीरीज है? 123 टू 127, उसमें लिखा है ना पॉइंट कि भाई डायरेक्टर पहले क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, लेकिन डायरेक्टर के डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता, वो एक कंटिजेंट लायबिलिटी बन जाती है, तो इसलिए नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। डिविडेंड तभी पेबल माना जाएगा जब शेयर होल्डर से एजीएम में अप्रूव कर देंगे। अभी वहां तक बात ही नहीं आई, अभी वहां तक हमारे पास बात ही नहीं आई। अभी डायरेक्टर ने जस्ट क्या किया, प्रपोज किया है, तो आप इसे क्या करोगे, कंटिजेंट लायबिलिटी शो करोगे। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन में ना एक 3,000 का सस्पेंस है, वो मिल गया। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 3,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव फॉर सेल ऑफ सम मशीनरी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी इज 10,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्शन बीइंग देयर ऑन इज 8,000। ठीक है, 10,000 की मशीनरी है, 8,000 का डेप्शन है और ये 3,000 रुपये क्या मिला है सर? कैश मिला है, 3,000 रुपये कैश मिला है। ठीक है, तो कैश बढ़ा देंगे। नाउ डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट। बाकी जो बची हुई प्लांट एंड मशीनरी है इस पे 10% डेप्शन लगाओगे एट कॉस्ट। टैक्स का प्रोविजन बनाना है 30% का, बना देना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शिवम लिमिटेड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर 31/3/24 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। बुक का ही क्वेश्चन है, स्टडी मेड में ऐसा क्वेश्चन है, एक नहीं कम से कम 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही है मैंने क्लासेस में ऐसे। चलो भाई शुरू हो जाओ। PYQ सितंबर 24, क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस शीट ऑफ शिवम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024।
नोट रुपीज इन थाउजेंड्स। देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ है हमारे पास क्वेश्चन में? यस, डिबेंचर है। नॉन करंट लाइबिलिटी में वी हैव डिबेंचर्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में चेक करो कहीं कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग वगैरह? शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ नहीं है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स वगैरह क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई अदर करंट लाइबिलिटी, कोई अदर करंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड अलग से दे रखी है वैसे आपको। अदर करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं है, तो खाली ट्रेड पेबल्स है। बस क्या है हमारे पास? ट्रेड पेबल्स है और एक प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो यू हैव ट्रेड पेबल्स एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट्स, एसेट्स में वी हैव फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। उसके बाद कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई इंटेंजिबल एसेट्स, कोई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं है, तो लीव। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या होगी आपके पास? इन्वेंट्री होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट्स वो बेसिक सी बैलेंस शीट है, जो बेसिक बेसिक आइटम होती है वही सारी हैं। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, और अगला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24। कौन आया भाई? आओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पर्टिकुलर्स, नोट रुपीज इन थाउजेंड्स। फर्स्ट,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम, अरे भाई टाइम पे आया करो यार, तुम आधे आधे घंटे लेट आ रहे हो। मैंने खुद ही आधा घंटा लेट करी है क्लास, अभी भी बच्चे आधे आधे घंटे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम। मैं जिंदगी का ख्वाब मिटूं चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक्सपेंसेस में बताइए, क्या कोई मटेरियल वगैरह की डिटेल्स नहीं है, परचेज है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, और अगला ईबीई, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी वेजेस वगैरह कुछ। सर सैलरी वेजेस, सैलरी वेजेस, सैलरी 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 नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस, दिस इज टोटल एक्सपेंसेस। नाउ फिफ्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंस, 3 माइनस 4। इसमें एडजस्ट करेंगे आप क्या, टैक्स एक्सपेंस एट 30%, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज फिफ्थ माइनस 6। सर ये ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी चाहिए क्या, फिफ्थ माइनस 6? यस, यही प्रेजेंटेशन करनी है आपको, यही प्रेजेंटेशन करना आपको, तभी नंबर मिलेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपका पीएल का फॉर्मेट हो गया। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में पहला शेयर कैपिटल। चलो शेयर कैपिटल में आ जाइए। सर शेयर कैपिटल में हमारे पास, कलर चेंज कर ले पहले तो, रेड। पहले ऑथराइज, ऑथराइज थी क्वेश्चन मेरी, वो कह रहा है ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, रुपीज इन थाउजेंड्स में लिखना है, ठीक है। तो ऑथराइज 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये कितना हो गया आपका, 3,50,000, तो 350 कितना हो गया, 350। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इसमें बताइए इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आपके पास क्या है। सर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 200, यानी कि 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, नॉर्मली क्वेश्चन में दे रखे हैं, और 10,000 बोनस है। कह रहा है ना कि बोनस कितना है, सब बोनस है 1:2 बेसिस पे, तो यानी कि 20,000 का 1:2 करोगे तो बोनस शेयर कितने आ जाएंगे, 10,000। तो 10,000 हमारे क्या है, बोनस है, जिसकी अभी तक एंट्री नहीं डाली। तो एंट्री नहीं डाली, इसका मतलब वो इस 20,000 में इंक्लूडेड नहीं है। तो टोटल शेयर कितने होंगे, 30,000, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10
each. This comes to 300 lakhs, 300,000 सॉरी, ठीक है। अब इसमें लिखोगे आप आउट ऑफ विच 10,000 shares have been issued as bonus shares, ठीक है। तो कैपिटल में आएगा आपका 300, नोट नंबर 1 300। रिजर्व्स में नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा। सर सबसे पहले जनरल रिजर्व कर ले। जनरल रिजर्व है 90, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है बैलेंस 90 का, ठीक है। सबसे पहले जो बोनस इशू किया, एक काम करो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम कर लो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम से पता लगेगा ना। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम कर लो। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 27, ठीक है। इसको हमने यूज कर लिया यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। सर बोनस इशू के लिए अमाउंट चाहिए 100, कितना चाहिए 100 चाहिए, लेकिन यहां पर 27 है तो 27 ये तो पूरा खत्म हो गया नील। अब आएंगे हम आगे जनरल रिजर्व पे। जनरल रिजर्व 90 अवेलेबल है, लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इशू कितना, 100 में से 27 चले गए, बचा कितना, कितना बचा 63 और 73, 73 यहां से माइनस, ठीक है। एड ट्रांसफर भी हुआ था, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट। तो कुछ क्वेश्चन में कह रहा था ना कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर भी करना है, कितना ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट। वो कह रहा है डायरेक्टर्स डिक्लेयर टू ट्रांसफर 10% प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व। अच्छा 10% किसका, जो करंट ईयर का प्रॉफिट निकलेगा ना उसका 10% जनरल रिजर्व में डालना है, तो उसके लिए करंट ईयर का प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहीं पर ही लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। अभी यहीं पर इसको छोड़ दिया। नाउ एक क्वेश्चन में ना रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ गया था, आरआर रीवैल्यूएशन रिजर्व। वो कितना आ गया था, वो इतना आ गया था कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग 245 पे रीवैल्यू किया, जबकि लैंड की कॉस्ट है आपकी 148, तो 148 245 माइनस 148, $97 97 तो आरआर हो गया। देन सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पीएनएल कितना है, ओपनिंग बैलेंस इन पीएनएल कितना है। सब पीएनएल का स्टार्टिंग बैलेंस है 48, पहले से 48 है। अब करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा उसमें और उसमें से रिजर्व ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इस नोट को भी हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद ही पूरा होगा, उसको स्पेस छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है 10% डिवेंचर 135, नोट नंबर 3 135। ट्रेड पेबल्स, सर ट्रेड पेबल्स में कोई इंफॉर्मेशन खास नहीं है, तो क्रेडिटर्स ही है 35 के, तो यहीं पे डाल देता हूं क्रेडिटर्स 35। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, इसका नोट बना सकते हो आप, नोट नंबर 4 प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी बाद में आएगा, पीएनएल अकाउंट से निकलेगा ये। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक मिनट कंप्लीट करना, मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, कंप्लीट करो एक बार क्वेश्चन।
मैं एक बार आंसर टैली करने के लिए ना आंसर सामने निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया पूरा बैलेंस शीट का काम। लाइबिलिटी का काम हो गया पूरा, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी निकलेगा। अब एसेट्स पे आ जाओ। नोट नंबर 5 पीपीई, नोट नंबर 5 पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। लो, अभी ये पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, पीपीई, सब पीपीई में पहले लैंड, लैंड एट कॉस्ट, सर लैंड एट कॉस्ट थी 148, एड रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन कितनी रीवैल्यूएशन हुई सर? रीवैल्यूएशन होगी आपकी 97, तो ये आ गया 245। ठीक है, और एसेट्स में क्या है आपके पास? लैंड भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट इज 520, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 520। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, वो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 3000 रुपए का जो सस्पेंस आ रहा है ना, ये 3000 रुपए का जो सस्पेंस आ रहा है, ये पता लग गया सर ये मशीनरी बेची है, उसका सस्पेंस है, तो मशीनरी के एडजस्टमेंट कर देंगे ना। अब जो मशीनरी बेची है उसमें 3000 रुपए कैश मिला है। अब वो कैसे मिला है देखो, वो कह रहा है कॉस्ट है मशीनरी की 10,000 और जिस पे डेप्रिसिएशन है 8,000, तो 10 माइनस 8, डब्ल्यू कितनी हो गई सर? डब्ल्यू होगी 2,000, तो 2,000 की मशीनरी को आपने 3,000 में सेल कर दिया। यही तो है कि भाई 10,000 की कॉस्ट है, 8,000 का एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है, तो 10 माइनस 8, 2,000 की डब्ल्यू आ गई, 2,000 की मशीनरी को तुमने 3,000 में बेच दिया, तो 1,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। 1,000 का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा। लेकिन अभी एसेट में क्या आ जाएगा? ये कॉस्ट है, तो सर कॉस्ट में से तो कॉस्ट ही हटाओगे, जो मशीनरी आपने डिस्पोज ऑफ करी है, सेल करी है, उसकी कॉस्ट ही हटाओगे। कॉस्ट कितनी है? 10, बच गया कितना? 5,510। ठीक है, अब इसमें से क्या करोगे सर? एक्यूमुलेटेड ऑप्शन हटाओगे, एक्यूमुलेटेड डेप्थ। अब इसको देखना सर, एक्यूमुलेटेड डेप्थ में क्या क्या है? सर एक्यूमुलेटेड डेप्थ में पहले से एक्यूमुलेटेड डेप्थ है मेरे पास, ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्थ 116, 116। इसमें से जो मशीनरी आपने बेची उसका डेप्रिसिएशन कितना था? 8,000, वो हटा दोगे, ये लेस कर दिया आपने। ठीक है, अब जो बच गई है मशीनरी, कितने की मशीनरी बच गई है? 510। इस 510 पे कॉस्ट पे कह रहा था ना डेप्शन लगाने के लिए, यस, तो कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है आपको कितने पे? 10% ऑन द कॉस्ट। तो इस 510 पे 10% का डेप्शन लगा लोगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 51, 116 माइनस 8 प्लस 51, 159 का डेप्शन आएगा।
351 की मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? सुनो ध्यान से दोबारा। 520 की आपकी मशीनरी की कॉस्ट थी, उसमें से आपने 10,000 की कॉस्ट की मशीनरी बेची दी, तो 10,000 मैंने लेस किया, तो बैलेंस मशीनरी की कॉस्ट कितनी बच गई? 510। अब डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। 116 आपका टोटल प्रोविजन फॉर डेप्ट था, ठीक है। जो मशीनरी आपने बेची उसका प्रोविजन कितना था? उसका 8 था, क्योंकि मशीनरी बेच दी तो उसका प्रोविजन भी तो रिवर्स होगा, तो प्रोविजन रिवर्स कर दिया 8 का। अब बची कितनी मशीनरी? 510 की। वो कह रहा है कॉस्ट पे 10% का डेप्शन लगाना है, तो 510 पे करंट ईयर का 51 का डेप्शन लगा दो, तो वो उससे और प्रोविजन फॉर डेप्शन क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। तो टोटल प्रोविजन फॉर डेप्शन इज 159। वो इस 510 में से माइनस करोगे तो 351 की मशीनरी की वैल्यू आ गई। पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन जाएगा वो कितना जाएगा? 51 जाएगा, क्योंकि करंट ईयर डेप्शन कितना है? 51। क्लियर है यहां तक? और कोई एसेट क्वेश्चन में? सर और कोई एसेट नहीं है, बस यही था, इसको जोड़ दो। 596 का पीपीई। इन्वेंट्रीज, सर इन्वेंट्री में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 58 है, यस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ध्यान रखना, ये क्लोजिंग स्टॉक मुझे ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो यानी कि ये पीएनएल में नहीं जाएगा। मतलब पीएनएल में क्या होगा? इस परचेज में से एडजस्ट हो रखा है, इस परचेज में से एडजस्ट हो रखा है, तो अभी इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो पहले फिलहाल तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दो 58। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर लिख दो 65, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक लिख दो 14। ठीक है, तो यहां तक तो काम हो गया पूरा। अब देखो कुछ रह गया, प्रीमियम का भी काम हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ पर मेरे पास सेल बची है बस, और बस ये खर्चे बचे हैं, ठीक है। तो एक बार इसका टोटल कर दो। एसेट साइड तो वैसे पूरी है हमारी, 596 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 14, 733, 733, ठीक है। अब पीएल पे आओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें सेल्स 473। अदर इनकम, सर अदर इनकम का नोट बना लो, क्योंकि अदर इनकम में आपको वो निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अदर इनकम में क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसमें सेल वैल्यू, सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी 3000 लेस बुक वैल्यू। सब बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? बुक वैल्यू निकलेगी 10 की मशीनरी, 8 का एक्यूमुलेट डेप्शन, तो 2000 की बुक वैल्यू, तो 3 माइनस 2 1। 1 का क्या आ गया आपका? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो 1 की आपकी अदर इनकम है, 1000 की अदर इनकम, ठीक है। अब परचेजेस पे आ जाओ। देखो परचेज पे क्या करोगे? सब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज कितनी दे रही है आपको? एडजस्टेड परचेज है 226। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? बताओ, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? सब परचेज में से हमने क्या कर रखा है? स्टॉक एडजस्टमेंट हटा रखी है। बोलो, परचेज में से मैंने स्टॉक एडजस्टमेंट हटा रखी है, यानी कि परचेजेस आफ्टर स्टॉक एडजस्टमेंट, तो वी कैन से ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये सब चीजों की वैल्यू देखो, इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर इन सब की वैल्यू दे रखी है आपको 226, इन सब की वैल्यू दे रखी है 226। अब अगर मैं यहां पर, सुनना एक बार, लिखना मत, अगर मैं यहां पर 226 लिख दूं, तो अगली आइटम क्या आती है? सर अगली आइटम आती है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री क्या था? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो बताओ, ये जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वाली फिगर है, ये ऑलरेडी इस 226 में एडजस्टेड है? बोलो ना, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वाली फिगर ये ऑलरेडी 226 में एडजस्टेड है। तो मुझे बताओ, क्या यहां चेंज इन इन्वेंटरी में कुछ लिखना है? सर कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मैंने जो परचेज लिखी हैं वो एडजस्टेड नेचर की हैं। उसमें क्या हुआ सर? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मतलब चेंज इन इन्वेंटरी भी एडजस्ट हो गया,
और परचेज की फिगर भी आ गई, तो चेंज इन इन्वेंट्री अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल जाओ तो आप इसको नोट कर लो कहीं पर, इसको लिख कर रख लो, यहीं पर ही लिख लो, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये होता है आपका क्या, एडजस्टेड परचेज, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, नाउ परचेज मेरे पास है, लिख दी मैंने, ठीक है, और चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वो ऑलरेडी मेरे पास क्या हो गया, यहां पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, चलो तो अब आपको चेंज इन इन्वेंट्री में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस क्लोजिंग स्टॉक जो था वो आपने लिख दिया था। नो, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस, अच्छा इसके ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ एडजस्टेड है, ये एडजस्टेड परचेज लिख दिया मैंने। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट गिरा 14, डिबेंचर इंटरेस्ट 14, डेप्शन अमोर्टाइजेशन, वो पीपी का नोट का रेफरेंस दे दो, नोट नंबर 5 में 51 की फिगर थी, नोट नंबर 5 में 51 की फिगर थी। अब अदर एक्सपेंस का नोट नंबर 7 बनेगा, अदर एक्सपेंसेस में फैक्ट्री एक्सपेंस 40, उसके बाद एडमिन एक्सपेंस 22, सेलिंग एक्सपेंस 20, 82, 82। एक बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में देख लेना, कुछ रह तो नहीं गया, डिविडेंड वाला डिस्क्लोजर अभी दे देंगे, रिजर्व वाला ट्रांसफर का पॉइंट होना है, ये बोनस का हो गया, ऑथराइज का हो गया, रिवैल्यूएशन का हो गया, सस्पेंस वाला हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी रहता है। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस 82 जोड़ो, इनकम होगी 474 और एक्सपेंसेस 226 प्लस 14 प्लस 51 प्लस 82 373, 101। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 101, एक बार चेक कर लेता हूँ, यस ठीक है 101, इसका 30%, 30.30, ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 70.70, ठीक है, 70.70 इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो बैलेंस इन पीएनएल, बैलेंस इन पीएनएल में ऐड करोगे आप करंट ईयर प्रॉफिट 70.70, 118.70 लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 10%। ये बताओ 10% किसका, 10% किसका, हाँ सर, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना 70.70, इसका 10% ट्रांसफर होगा 7.07। ओपनिंग बैलेंस टोटल का मत कर देना सर, करंट ईयर का तो ट्रांसफर करोगे ना करंट ईयर में, तो 118.7 माइनस 7.07, ये आ गया 111.63, 111.63, ठीक है, और यहां पर ऐड कर दो ट्रांसफर 7.07, तो जनरल 90 माइनस 73 प्लस 7.07, 24.07, ठीक है, यहां तक पॉइंट हो गया इसका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का। टू थ्री टू पॉइंट सेवन, 232.70, ठीक है, टैक्स प्रोविजन इज 30.30, प्रोविजन फॉर टैक्सेस 30.30, ठीक है, तो 232.70, और
30.30 टैक्स प्रोविजन, 300 प्लस 232.7 प्लस 135 प्लस 35 प्लस 30.3, 733 मैच, बैलेंस शीट मैच। क्लियर है क्वेश्चन? आया समझ में? तो ये हो गया हमारा PYQ सितंबर 24। मतलब अब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक तो हो गया पूरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक हो गया पूरा। अब हम करते हैं टॉपिक ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा? AS3, AS3 लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। ठीक है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है, क्या रिप्रेजेंट करती है वो, क्या बताते? हाँ, कि सर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पीरियड, कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गया। तो पहला क्वेश्चन तो आ गया ये सी, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है बताओ, इसमें क्या क्या आएगा? सर इसमें आएगा कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर रियलाइजेबल विद इन 3 months। गुड, ठीक है। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटी में भी एक पॉइंट था, हाँ, मतलब विद नो रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, विद नो और इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, मतलब ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी जो बहुत फ्लक्चुएटिंग नहीं है, वॉलेटाइल नहीं है, वो आएंगी इधर। अगर बहुत वॉलेटाइल है, चेंज इन वैल्यू का रिस्क बहुत हाई है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई होगी। ठीक है, ये CC हो गया आपका। अब इनफ्लो और आउटफ्लो देखने के लिए ना, इनफ्लो आउटफ्लो देखने के लिए आप अपनी एक्टिविटीज को 3 एक्टिविटीज, मतलब आप अपने बिजनेस को 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई करते हो। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बताओ कैसे चेक करा जाए कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? स्टार्ट किससे करना होता है? मैं तो हमेशा आपको एक ट्रिक बता देता हूं, कैसे स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं जो ट्रिक बताता हूं ना, मैं इन्वेस्टिंग से बताता हूं कि सबसे पहले ना आइटम को इन्वेस्टिंग में चेक कर लो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्या आएगा सर? इन्वेस्टिंग में PPE और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइटम आएगी, सेल एंड परचेज ऑफ PPE, सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कैश और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने के लिए कैश का आना जाना बहुत जरूरी है। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। अब ये मत बोलना सर ऑपरेटिंग में तो हम जैसे डेप्रिसिएशन है, गुडविल अमोर्टाइजेशन है, इसको भी तो डालते थे। वो डालते नहीं हो, वो डालते नहीं हो, उसके इफेक्ट को रिवर्स कर रहे होते हो आप, उसके इफेक्ट को क्या कर रहे होते हो? हटा रहे होते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर कैश आ रहा है, जा रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ट्रांजेक्शन PPE या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, सेल एंड परचेज ऑफ PPE, सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करिए तो उससे रेंटल मिला, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अच्छा, अगर PPE और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नहीं है, फिर आपको चेक करना है कि क्या ट्रांजेक्शन मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो नहीं है। सर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो शेयर और डिबेंचर इशू कर रखे हैं मैंने,
तो शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना, प्रीमियम पे रिडीम करना, शेयर्स को बायबैक करना, प्रीमियम पे बायबैक करना, और फ्रेश शेयर इशू कर देना, शेयर्स पे डिविडेंड पे करना, इक्विटी पे हो चाहे प्रेफरेंस पे हो, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर रिडीम करना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना, लोन लेना और लोन को रीपे कर देना, इंटरेस्ट और लोन रीपे कर देना। ये सब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है, फंडिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है। तो वो सब चीज आपके किसमें आ जाएंगी? फाइनेंसिंग में। इन्वेस्टिंग देख लिया, फाइनेंसिंग देख लिया। अगर ट्रांजेक्शन ना इन्वेस्टिंग में आ रही ना फाइनेंसिंग में आ रही तो वो किस में जाएगी? ऑपरेटिंग में। वो किस में जाएगी? ऑपरेटिंग में। तो यानी कि जो बिजनेस, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम होती है ना, वो ऑपरेटिंग होती है। लेकिन वो ढूंढ पाना मुश्किल है, तो बेटर रहेगा पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, फिर जो बच गया ऑपरेटिंग। ये ध्यान रखना है। हाँ जी। गुडविल, हाँ, अगर गुडविल परचेज है तो गुडविल परचेज है तो आपका एसेट हो गया, एसेट परचेज है तो इन्वेस्टिंग में आएगी। और गुडविल ऑपरेटिंग में से अगर गुडविल अमोर्टाइज हो रही है ना आपकी, तो एडजस्ट करोगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, उसको रिवर्स कर देते हैं। हम्म। अगर गुडविल खरीदी बेची है तो इन्वेस्टिंग, और अगर गुडविल की अमोर्टाइजेशन है तो वो ऑपरेटिंग में रिवर्स होगी, एडजस्ट होगी, एड बैक हो जाएगी। हाँ, अब इस पे आ रहा हूं। ये तीनों समझ में आती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ध्यान रखना, बोला जाता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक्चुअली में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के नहीं होते, वो खाली ऑपरेटिंग फ्लो निकालने के होते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग फ्लो तो सेम तरीके से निकलता है, उसका कोई मेथड नहीं अलग अलग, वो तो एक ही तरीका है। लेकिन ऑपरेटिंग फ्लो निकालने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो सीधी सीधी जब आपके पास ट्रांजेक्शन अवेलेबल हो, कैश कहां से आया, कैश कहां से गया, तो वो डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट में आपको उल्टी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिवर्स कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट, अब उसको रिवर्स उल्टा कैलकुलेट करते हुए आपको किस पे पहुंचना है? कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेटेड इन कैश पे। ठीक है, तो जैसे आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, अब सर आप ढूंढो कि नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम कौन कौन सी हैं, उनको रिवर्स कर दो। जैसे नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट पे है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। उसके बाद आपका नॉन कैश आइटम होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए, वो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। उसके बाद अभी आप गुडविल अमोर्टाइजेशन बोल रहे हो, वो हो गया। तो ये सब नॉन कैश आइटम्स है, तो इन सब के इफेक्ट को क्या करो? रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। फिर उसके बाद आप एडजस्ट करोगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस होंगे, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होंगे? ऐड होंगे। करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो लेस। ठीक है, तो ये आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट कर दिए। उसके बाद आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से एडजस्ट करोगे आपका टैक्स पेड या फिर टैक्स रिफंडेड। अगर टैक्स पेड है तो लेस, टैक्स रिफंडेड है तो ऐड। वो आपका क्या निकल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, कोई स्टॉक जल गया था उसका क्लेम मिला, वॉलेंट्री कॉम्पेंसेशन पे करी है, कोई ग्रांट मिली है ऑपरेटिंग नेचर की, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। वो सब एडजस्ट करने के बाद आपका निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में भी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकती है, जैसे कि एसेट डिस्ट्रॉय हुए थे, उसका क्लेम मिल गया, तो वो इन्वेस्टिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और गवर्नमेंट ग्रांट मिली है जो कि उस नेचर की है, एसेट खरीदने के लिए मिली है, इन्वेस्टिंग नेचर की आइटम है। क्लियर है? ठीक है, तो बाकी ये सब चीजें होती हैं। और बाकी तो देखो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चंस पे भी आते हैं सीधा। ठीक है, चलो, बाकी देखो क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रैक्टिस ही है, क्वेश्चंस करते रहो, मेथड क्लियर होता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। ज्यादातर अगर एग्जाम में पूछोगे सर
इनडायरेक्ट मेथड के चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, इनडायरेक्ट के थोड़े ज्यादा चांस है, करने दोनों ही है। डायरेक्ट कंपैरेटिवली आसान होता है, इनडायरेक्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है, सर इंफॉर्मेशन कैसी दे रखी है। डायरेक्ट में तो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए मेरे पास, सीधी सीधी चीजें होंगी तो मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा, अदरवाइज किस पे जाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट पे जाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इनडायरेक्ट पे जाना पड़ेगा आपको। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, इन्फॉर्मेशन पढ़ के पता लग रहा है सर इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि मुझे सीधी सीधी अवेलेबल तो नहीं है इन्फॉर्मेशन, मुझे तो प्रॉफिट से दे रखा है, आपको पीएनएल अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और नीचे आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग मतलब आपका रिजर्व, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इंटरिम अलग है और डिविडेंड अलग है, डिविडेंड जो पेड है वो फाइनल है, और इंटरिम साल के बीच में डिविडेंड पे कर दिया। प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 2000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, उसके बाद ट्रेड सीबल्स ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड पेबल ओपनिंग क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग, दैट्स इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक बार स्टार्ट करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ इनडायरेक्ट मेथड से। सिक्स्थ क्वेश्चन है ना। चलो, आरटीपी मई 24, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कल वाली जो क्लास है, कल की क्लास में एक एक जनरल क्लास रख रहा हूं। कल मैं कोई ऐसे टॉपिक पे फोकस नहीं कर रहा, एक जनरल क्लास है जिसमें हम अपनी पेंडिंग चीजें करेंगे। अगर हमारी कोई पेंडिंग चीजें है, जैसे अभी कैश फ्लो पूरा नहीं हो पाएगा, तो कैश फ्लो पूरा करेंगे, प्लस एक अमेलगमेशन का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो पेंडिंग ही रह गया अभी तक, तो वो भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो कल मैं कोई टॉपिक पे फोकस नहीं कर रहा, कल एक जनरल क्लास है कैश फ्लो और अमेलगमेशन पे, मतलब जो भी पेंडिंग है, और भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो वो सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो कल एक क्लास वो है जिसमें हम अपनी पेंडिंग चीजें प्लस आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे ना, तो वो डाउट्स वगैरह की क्लास प्लान करेंगे कल। ठीक है, टाइमिंग वही 9:30 रहेंगे। ठीक है, और फिर परसों वाली क्लास में जो हमने टॉपिक करना है दैट इज, एक मिनट, इसके बाद जो हमें टॉपिक उठाना है, AS4, 5 और 29। ठीक है, इसके बाद जो हम टॉपिक उठाएंगे AS4, 5 और 29। अच्छा, मैंने आपको जो टेस्ट बोला है वो थर्सडे को बोला है। ठीक है, तो थर्सडे को टेस्ट है आपका, टॉपिक ऑफ AS10, 19, 20 और अमेलगमेशन। ठीक है, थर्सडे के बाद जो टेस्ट होगा आपका वो होगा टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4, 5, 29, ये तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड है। चलो इतना ही करेंगे, इतना ही टेस्ट रखेंगे, और थर्सडे के बाद टेस्ट रख लेंगे फिर हम अपना। एक दिन मुझे ना आरएम की मीटिंग में जाना है, तो मैं उसी दिन टेस्ट रख लेता हूँ।
27 को है और 29 को है। 27 कब है? 27 तो परसों ही है। 29 कब है? सैटरडे। तो टाइम है ही नहीं ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सैटरडे को फिर थर्सडे को क्लास नहीं रखता मैं। वेडनेसडे कल रख लेंगे, कल डाउट क्लास, ठीक है। थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट है, थर्सडे को क्लास नहीं रख ला, मैं 27 वाला अपना काम कर लूंगा पूरा। ठीक है, तो थर्सडे क्लास नहीं है। उसके बाद 28 29, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला टेस्ट तो मैं आपको फिर बात बता दूंगा थर्सडे के बाद। इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, 3 4 4 5 दिन में ही ले लेंगे ये वाला टेस्ट। ठीक है, चलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल है कितनी? 17,000। ठीक है, उसके बाद अब क्या ऐड करोगे सर? सबसे पहले डिविडेंड एडजस्ट कर देते हैं। ये जो इंटरिम डिविडेंड है, डिविडेंड पेड है, ये एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करोगे इनको, ऐड डिविडेंड पेड और ऐड इंटरिम डिविडेंड। मुझे बताओ, ये जो फिगर निकल के आएगी 8 और 10, ये जो फिगर निकल के आएगी इसको क्या बोलेंगे? हालांकि सॉल्यूशन में जाओगे तो उसने सीधा ही कर रखा है, लेकिन मैं आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ, फॉर्मेट भी ध्यान रहेगा। ये जो फिगर निकल के आएगी इसको क्या बोलेंगे? 35 आ रहा है ना ये, इसको क्या बोलेंगे? ये होता है आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये बेसिकली ना आपको सरप्लस की फिगर दे रखी थी, इसमें आपने डिविडेंड एडजस्ट किया, रिवर्स किया, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। अब इसमें अगर आप टैक्स प्रोविजन एडजस्ट कर दो, भाई प्रोविजन फॉर टैक्स जो था वो एडजस्ट कर दो। लो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 7,000। और जो रिफंड ऑफ टैक्स था इसको माइनस कर दो, ये लास्ट में ऐड होगा। रिफंड ऑफ टैक्स जो होगा वो लास्ट में एडजस्ट होगा, और टैक्स पेड की फिगर भी लास्ट में एडजस्ट होगी नेट करके। रिफंड ऑफ टैक्स ये अगर आप एडजस्ट कर दो, प्रोविजन 7,000 और रिफंड 1,000, 7,000 ऐड और 1,000 लेस, ये क्या निकल के आएगी? 42 41, ये क्या निकल के आएगी?
ये आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, टैक्स की एडजस्टमेंट कर दी हमने। अब अब नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रीसिएशन ऐड बैक करो। 4000 और लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी ऐड बैक करो। तीन हजार और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको क्या करोगे, प्रीमियम पे किया तो इसको भी ऐड बैक करोगे क्योंकि पीएनएल में डेबिट कर रखा होगा। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। दो हजार। ठीक है, और ये जो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, इसको लेस कर दो। दस हजार का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे आपने लेस कर दिया। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा बताओ, इसको क्या बोलेंगे? 41 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 10, क्या बोलेंगे इसे, बोलो यार। 40,000, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट कर दो। सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखो, डेटर डेटर 10 से 12 हो गए, डेटर बढ़ रहे हैं तो लेस होगा। ट्रेड पेबल 7 से 15 हो गए, ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का तो अकाउंट बनेगा। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, दो कम हो रहा है तो ऐड होगा। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये कम हो रहा है तो लेस होगा। ठीक है, तो दो आइटम ऐड, दो आइटम लेस, ऐड करने वाली ऐड। ट्रेड पेबल का पहले देखते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 8,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 8,000 ऐड। और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 1,000, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 1,000, 49। ठीक है, लेस करने वाली इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2,000, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 2,000 लेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 400, 400। ठीक है, ये लेस कर देना, तो 49 माइनस 46,600। ठीक है, 46,600। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या निकल के आएगा, इसको बोलते हैं हम कैश जनरेटेड
फ्रॉम ऑपरेशन। देखो फॉर्मेट का खेल है, फॉर्मेट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, फॉर्मेट अच्छे से बनाओगे तो नंबर मिल देंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब एक काम करो, वर्किंग नोट में ना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लो। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था, तो वर्किंग नोट में उसका अकाउंट बना लो। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि इससे पता लग जाएगा टैक्स पेड कितना है बाय बैलेंस बीडी। जितना लेजर अकाउंट बना के काम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। कल क्या नाम है उसका, अर्शिया जो है, वो बार बार कंफ्यूज हो रही थी कैश फ्लो में। वो दिक्कत गलती क्या करी थी, वो अकाउंट नहीं बना रही थी, वो बिना अकाउंट बनाए सॉल्व करी थी, फिर उसको पता नहीं लग रहा था कि सर ये फिगर यहाँ क्यों आ रही है, फिगर यहाँ क्यों आ रही है। ऐसी कंफ्यूजन आपको भी हो सकती है, लेकिन जितना लेजर अकाउंट बना के काम करोगे उतना आसान हो जाएगा। लेजर अकाउंट से क्लियर कट पता लग जाएगा आपको कि बैंक वाली फिगर है, कैश फ्लो में जाएगी। तो लेजर अकाउंट बना के ही काम करो, बिना लेजर अकाउंट के मत करना बिल्कुल भी, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 4000, क्लोजिंग 7000। ओपनिंग 4, टू बैलेंस सीडी 7, ठीक है। करंट ईयर का प्रोविजन, करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया, 7000 रुपए का। इसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल टू प्रोविजन, तो बाय पीएनएल 7000। तो टैक्स पेड वाली फिगर कितनी आ गई टू बैंक, कितना पे किया टैक्स, 4000, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तब जब यहां पर हम लेस करेंगे टैक्स पेड, वो कितना लेस करेंगे, 4000, लेकिन ऑलरेडी 1000 रुपए का रिफंड मिला हुआ था। तो या तो एक काम करो, टैक्स पेड लेस करो 4000 और रिफंड रिसीव को ऐड करो 1000, ठीक है। नेट करके दिखाना ज्यादा सही है, अच्छी प्रेजेंटेशन में नेट करके दिखाओ। तो नेट टैक्स पेड इज 3000, तो आपका आंसर आ गया 43,600। लेट मी चेक, ठीक है, 43,600। दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है यहां तक। बताइए जी, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हो गया आरटीपी मई 24। अब आते हैं आरटीपी सितंबर 24। AS3 का ये रहा क्वेश्चन, क्लासिफाई करना है एक्टिविटीज को। और देख लेता हूँ कोई बड़ा क्वेश्चन भी है। नहीं, एक ही क्वेश्चन है आपका, इसको क्लासिफाई करना है बिटवीन एक्टिविटीज, बतानी है आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है ये। ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, 4-5 नंबर में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्स लिमिटेड, अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनी में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल कंपनी में जैसे इंटरेस्ट मिलना, इन्वेस्टमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट बेचना, ये सब उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे करना, ये सब चीजें उनकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। पर्स लिमिटेड, अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, हैज द फॉलोइंग एंट्री इन इट्स बैंक अकाउंट, ठीक है। इट हैज सॉट योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। CFS बनानी है आपको, और ये पूछ रहा है कि भाई इसको कैसे ट्रीट किया जाए। डिस्कस इन कंटेक्स्ट विद AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। पहला, लोन्स एंड एडवांस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम। लोन दिया और इंटरेस्ट मिला टू सप्लायर, बताओ सप्लायर को लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट मिला, कहां जाएगा, सप्लायर को लोन दिया उस पर इंटरेस्ट मिला, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
इंप्लॉइज को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट मिला, ये कहां जाएगा? ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, क्योंकि सर इंप्लॉय को लोन दिया तो उनकी सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा, सप्लायर को लोन दिया तो उनको जो हम पेमेंट करते हैं गुड्स के अगेंस्ट उससे एडजस्ट हो जाएगा। लोन दिया सब्सिडरी कंपनीज को, सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया। हाँ सर, सब्सिडी में जो भी पैसा लगाता है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी में जो भी पैसा लगाती है, चाहे वो लोन दे रही हो, चाहे वो शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रही हो, तो वो सब इन्वेस्टमेंट है, सब होल्डिंग के लिए। तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? नाउ इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी वॉलेट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, सब्सिडरी, हाँ सर, सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे और उस पर डिविडेंड मिला, होल्डिंग के लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, डिविडेंड पे किया ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ पीपीई बाय फायर, इन्वेस्टिंग। ठीक है सर, क्लेम मिला, इन्वेस्टिंग, और लिखोगे यहां पर, इसको शो करा जाएगा एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये लिखना जरूरी है सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जाएगी। सर ये इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिंग में इसलिए जा रहा है बिकॉज पीपीई का लॉस हुआ है, अगर स्टॉक का लॉस हुआ होता फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता। ठीक है, पीवाईक्यू जैन 25, सॉरी आरटीपी, आरटीपी जैन 25। लो जी, इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है, एक्टिविटी क्लासिफाई करने वाला। बड़ा देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन बड़ा भी हो तो, दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं ना, नहीं है। चलो, एक्टिविटी क्लासिफाई करने वाला ही क्वेश्चन है, दैट मींस आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश इक्विवेलेंट। बताओ, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, बोरिंग से पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर से पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस करते हैं उसमें कुछ कमीशन मिली हमें, ऑपरेटिंग। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, डिविडेंड पेड, ये डिविडेंड पेड हम अपने शेयर पे करते हैं तो वो फाइनेंसिंग होता है, और डिविडेंड जो मिलता है वो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है उस पर डिविडेंड मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें गड़बड़ी हो जाती है कई बार। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट पीवाईक्यू में 25। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड बनानी है आपको। ठीक है, चलो मैं आपको ना फिर ये कल कल वाली क्लास में बनाऊंगा, करवाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और मुझे निकलना है। ठीक है, चलो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, तो कल के लिए ध्यान रखना, कल एक जनरल क्लास है जिसमें हम जो भी कैश फ्लो के 3-4 क्वेश्चन है ये करेंगे पूरे, एक अमेलगमेशन का क्वेश्चन पेंडिंग है वो करेंगे पूरे, प्लस आपके कुछ डाउट्स वाउट्स होंगे तो वो ले लेंगे पूरे। ठीक है, चलो बाकी हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय।